दोपहर के 1 बज चुके हैं। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से एक ऐसी खबर आई जिसने सरहद पार बैठे आकाओं की नींदें फाख्ता कर दी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ऑपरेशन गैंग बस्ट के जरिए उस खौफनाक साजिश का गला घोट दिया जिसकी पटकथा पाकिस्तान की गलियों में लिखी गई। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज आईएसआई के प्यादे शहजाद भट्टी के इशारे पर हिंदुस्तान को दहलाने की कोशिश कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन गद्दारों के मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर और राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक पुलिस ने एक साथ छापेमारी कर आईएसआई के 9 गुर्गों को दबोचा है, अरेस्ट किया है। पकड़े गए ये 9 आरोपी अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन इनकी सोच एक थी, हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाना, जो आईएसआई के रिमोट से कंट्रोल हो रहे थे। आज के दौर में आतंक का चेहरा बदल चुका है और शहजाद भट्टी ने इसी का फायदा उठाया। इन 9 गुर्गों की भर्ती किसी ट्रेनिंग कैंप में नहीं बल्कि फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर की गई थी। इनका मकसद धमाके, कत्लेआम और दहशत था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने फंडिंग और हथियार मुहैया कराने का वादा कर रही थी और शहजाद भट्टी इन्हें निर्देश दे रहा था। इन गुर्गों से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इनका प्लान सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के मुख्तलिफ शहरों में सिलसिलेवार धमाके करने का था। आईएसआई चाहती थी कि त्योहार हो या बड़े कार्यक्रम, वहां पर हमलों को अंजाम दिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। पुलिस अब इन कड़ियों को जोड़ रही है जो इनके मददगारों के बारे में जानकारी दे सकें। जांच इस दिशा में भी है कि कहीं इस नेटवर्क के तार किसी और बड़े आतंकी संगठन से तो नहीं जुड़े हुए हैं। जी हां, अगले आधे घंटे लगातार ये गंभीर विषय आपके सामने रखने जा रहे हैं। ग्राफिक के जरिए पूरा मामला आपको समझाएंगे, पूरी प्लानिंग डिकोड करेंगे, किस तरह से आतंक का इकोसिस्टम तबाह और बर्बाद हुआ है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। जी हां, ग्राफिक के जरिए सबसे पहले पूरा मामला समझिए, कैसे आतंकी प्लान डिकोड हुआ है, टारगेट कहां था, कौन था, कैसा था, ग्राफिक के जरिए समझाते हैं। जी हां, दिल्ली के ऐतिहासिक मंदिर टारगेट पर थे। आतंक का जो प्लान डिकोड हुआ है, आतंक का इस इकोसिस्टम फेल होने से क्या कुछ हुआ है। दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतें दर्शकों निशाने पर थी जहां पर हमले करने की साजिश थी। इसके अलावा हरियाणा के मिलिट्री कैंप पर हमला करना था जहां पर मिलिट्री के लोग रहते हैं, वहां भर निशाना लगाने की पूरी कोशिश थी। अंबाला तक निशाना लगाने की फिराक में थे। उत्तर भारत में सुरक्षा कर्मियों पर रैंडम फायरिंग करनी थी, क्योंकि कल हमने आपको बताया था कार्यक्रम में कि फायरिंग करो, मारो और पैसे कमाओ। दिल्ली एनसीआर में जाने मानी जो शख्सियतें थी, जो लोग थे, वीवीआईपीज थे, उन पर निशाना लगाना था, उनका कत्ल करना था। जी हां, यूपी के कई पुलिस स्टेशन भी उनके निशाने पर थे कि वहां पर हमले करने हैं, वहां पर धमाके करने हैं। जो होटल्स हैं वहां पर ग्रेनेड अटैक करना ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट जो हैं वो निशाना बन सके। इसके अलावा दर्शकों, दिल्ली सोनीपत हाईवे पर जो प्रसिद्ध होटल्स हैं, जो ढाबे हैं, जहां पर हजारों की तादाद में भीड़ होती है, वहां पर हमला करने की साजिश थी। पाक गैंगस्टर शहजाद भट्टी के गुर्गे गिरफ्तार हुए हैं। कहां से, अब वो डिटेल समझिए। ये गिरफ्तारी क्यों अहम है आपको बताते हैं। जी हां, अमरोहा यूपी से शोएब खान और रवि कश्यप गिरफ्तार हुए हैं। रामपुर यूपी से रिजवान खान, टीकमगढ़ एमपी से अनमोल राय, राजौरी जम्मू कश्मीर से इम्तियाज खान, फिरोजपुर पंजाब से जसबीर सिंह, मोंगा पंजाब से ही जसकरण सिंह, इसके अलावा अमृतसर से तारा सिंह, अमृतसर से ही और भी गिरफ्तारियां हुई हैं। तो देखिए, पाक गैंगस्टर शहजाद भट्टी के गुर्गे कहां से गिरफ्तार हुए, ये आपको डिटेल हमने बता दी। दर्शकों आगे बढ़ते हैं। जी हां, अब समझिए, ये 9 गिरफ्तारियां देश को दहलाने की साजिश थी। देश को दहलाने की साजिश के पीछे क्या बरामदगी हुई है, क्या कुछ बरामद हुआ है, क्या हथियार, क्या साजो सामान या आतंकवादी लेकर घूम रहे थे और किस तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाहते थे, ग्राफिक के जरिए बताते हैं। इनके पास से सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद हुई है। जी हां, खतरनाक 9mm पिस्टल बरामद हुई है जो 11-12 राउंड्स जिसमें होते हैं। भारी मात्रा में कारतूस, जिंदा कारतूस बरामद हुए जिनका इस्तेमाल आतंकी वारदातों के लिए किया जाना था। इसके अलावा कई मोबाइल फोन जिनसे पाकिस्तान के नंबर्स पर चैट की गई, बातचीत की गई, टेलीग्राम अकाउंट्स भी मिले हैं। बड़ी संख्या में फर्जी आईडी और सिम कार्ड्स मिले जिसका इस्तेमाल आतंकवादी अलग अलग कामों के लिए करते थे। टिकट कराने के लिए, मोबाइल का सिम कार्ड खरीदने के लिए, बैंक में खाते खुलवाने के लिए। और कई शहरों के नक्शे, भीड़ भाड़ वाले इलाकों के फोटोज मिली हैं, यानी बाकायदा रैकी की गई कि जहां पर भीड़ है वहां धमाका करो।
ऐतिहासिक ठिकानों की रखी की गई, जैसे दिल्ली का लाल किला, चांदनी चौक, आगरा का ताजमहल, वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर, इसके अलावा मथुरा, वृंदावन, इन सब इलाकों में रखी हुई कि जहां भीड़ होती है वहां पर अटैक करिए। यूपी पुलिस और सेना के ठिकानों की फोटोज भी मिली हैं, उनके वेयरअबाउट्स भी मिले हैं, यानी सेना के ठिकानों पर भी हमला करने की साजिश थी। चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे लखनऊ की बात करें, चाहे कानपुर की बात करें, चाहे वाराणसी की बात करें, चाहे पंजाब की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, फर्जी नाम और पते पर बनवाए गए आधार कार्ड और पहचान पत्र भी मिले हैं, जिनका इस्तेमाल या आतंकवादी अलग अलग चीजों के लिए करते थे। युवाओं को कट्टरपंथी बनाने में इस्तेमाल भड़काऊ लिटरेचर भी मिला है, बहुत सारी तकरीरों के ऑडियो और वीडियो मिले हैं। जी हां, हाथ से लिखे आपत्तिजनक नोट्स भी बरामद किए हैं, साथ ही साथ डायरी में लिखे कुछ और कोड वर्ड्स मिले हैं जिनके जरिए आतंकवादी कम्युनिकेट करते थे, कम्युनिकेशन करते थे। तो समझिए कि किस तरह से पूरा का पूरा ये मॉड्यूल जो बस्ट किया है एटीएस ने, आईएसआई के इशारे पर पाकिस्तान के बैठे आका यहां पर ऑपरेट कर रहे थे। शहजाद भट्टी मॉड्यूल कैसे ऑपरेट होता है पहले वो समझिए, उसके बाद हम पैनल का रुख करेंगे। जी हां, खुलासा नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। गिरफ्तार किए गए 9 गुर्गे आपस में एक दूसरे को जानते नहीं थे। समझिए कि कितना सीक्रेट प्लान था। भट्टी हर किसी से अलग अलग बात करता था, एक दूसरे को कोई जानता नहीं था ताकि खुलासा ना हो पाए। अगर एक पकड़ा भी जाए तो दूसरे के बारे में जानकारी ना दे सके, इसलिए अलग अलग लोगों से लगातार बातें होती थी। सभी पाकिस्तान में बैठे भट्टी के संपर्क में थे, लेकिन आपस में अनजान थे। उनको एक दूसरे के बारे में पता भी नहीं था, कि किस तरीके से लोग ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन किसी को एक दूसरे के बारे में जानकारी नहीं थी। आप समझिए कि कितना क्रूशियल ये था, कितना इंपॉर्टेंट ये पार्ट था। खुलासा अगला आपकी स्क्रीन पर। गुर्गे को भेजी गई लोकेशन की रेकी करने का काम दिया गया था कि लोकेशन की रेकी करिए, उसके बाद प्लान बनाइए और प्लान बनाने के बाद हमले को अंजाम दीजिए। इसके अलावा दर्शकों कई जगहों की वीडियो बनाकर या फोटो खींचकर भेजने का काम भी दिया गया था ताकि जगह को आइडेंटिफाई किया जा सके और वहां पर हमले को अंजाम दिया जा सके। इसके अलावा साधारण फोन कॉल का इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत थी, या तो आप इंटरनेट कॉलिंग करिए या तो आप वॉइस कॉल करिए। कॉन्टैक्ट के लिए एंड टू एंड इंक्रिप्शन मैसेजिंग ऐप और डार्क वेब का सहारा लिया गया। पूरा पुख्ता तरीके से पूरा प्लान बनाया गया। बातचीत के बाद चैट को तुरंत ऑटो डिलीट मोड पर डाल दिया जाता था। बातचीत खत्म, चैट खत्म, ताकि पुलिस या जांच एजेंसियों के हाथ कोई सबूत ना लगे। समझिए अगला खुलासा नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिए आईएसआई के इशारे पर हवाला के जरिए भारत पूरी रकम भेजी जाती थी। हवाले के जरिए पैसे यहां पर फंडिंग होती थी। हथियार खरीदने के लिए रैकी, बाइक या कार का इंतजाम करने के लिए पैसा दिया जाता था। आतंकियों को सुरक्षित ठिकाने मुहैया कराने के लिए खर्चा जो भी पैसा आता था, ये सब पाकिस्तान में बैठे आका यहां मुहैया कराते थे। खुलासा नंबर 5 दर्शकों आपको बताने जा रहे हैं, डिजिटल रिक्रूटमेंट कैसे करते थे ये लोग। समझिए, जी हां, फंडिंग समझ गए आप। शहजाद भट्टी सीधे किसी से नहीं मिलता था, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और सोशल मीडिया के जरिए उनसे कनेक्ट करता था, कांटेक्ट करता था। निशाने पर कट्टरपंथी विचारधारा या व्यवस्था से नाराज दिखने वाले युवा पहले प्रोफाइल को ट्रैक करते थे और ट्रैक करने के बाद शहजाद की पोस्ट पर रिएक्ट करने वालों को फिर ब्रेन वॉश किया जाता था, उनसे कांटेक्ट किया जाता था, उनसे मुलाकात होती थी वीडियो कॉल के जरिए, वीडियो चैट के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए। आतंकियों को रिक्रूट करने की पूरी प्रक्रिया चल रही थी। यानी समझिए ये 9 लोग जो गिरफ्तार हुए एक दूसरे को जानते नहीं थे, वीडियो कॉल के जरिए बातचीत होती थी, सोशल मीडिया के जरिए उनसे कांटेक्ट किया जाता था। और उसके अलावा समझिए कि ये पूरा जो मॉड्यूल है इतने सीक्रेट तरीके से काम कर रहा था कि किसी को इसकी खबर भी नहीं लग रही थी। एक खास पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है। जी हां, सबसे पहले आपको तारुफ कराऊं, वेद भूषण शर्मा जी मेरे साथ हैं, पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, जय हिंद। मेहताब उस्मानी साहब मेरे साथ आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर। एक और खास मेहमान मेरे साथ कुछ ही वक्त में जुड़ने वाले हैं, एनके सूद साहब, और उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले वेद सर मैं आपके पास आता हूं। अब देखिए ये पूरा डिटेल जो मैंने सर बताया दर्शकों को, ये 9-10 बंदे गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन ये किसी को जानते नहीं थे। सबसे मुख्तलिफ तरीकों से इंडिविजुअल तरीके से बात होती थी, हवाला के जरिए पैसा आता था। पुलिस को मारो, मंदिर में धमाका करो, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाके क्राइम करो और तुम्हें उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है एटीएस के लिए सर। देखिए अमित जी, ये बड़ी मेहनत के बाद इस तरह के मॉड्यूल बस्ट आउट होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम टेरर का एक नेक्सस होता है, उसको बस्ट करना, उन तक पहुंचना, उनको अरेस्ट करना, उनके खिलाफ तमाम पुख्ता सबूत इकट्ठे करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है। परंतु चूंकि दिल्ली पुलिस ने एक ऑपरेशन बस्ट बहुत लंबे समय से चलाया हुआ है और ये पैन इंडिया ऑपरेट करते हैं, जहां भी कोई इंफॉर्मेशन सूचना मिलती है पहले उसको डेवलप किया जाता है, तमाम जानकारियां पुख्ता की जाती हैं, उनको वेरीफाई किया जाता है, क्रॉस चेक किया जाता है, तमाम सीनियर
ऑफिसर उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और ग्राउंड पर जो स्टाफ होता है वो भी अपनी कमर कसकर तमाम चीजों को धीरे धीरे चीजें इकट्ठा किया जाता है। अब चूंकि कई मामले इकट्ठे हो गए थे, एक तरफ तो ऑपरेशन सिंदूर की वर्षी हिंदुस्तान मना रहा था, दूसरी तरफ तमाम इलेक्शंस चल रहे थे और बड़ा क्रूशियल इलेक्शंस वेस्ट बंगाल का था, और ये सोशल मीडिया का टाइम है। ये इस तरह के मॉड्यूल जो चलते हैं, चाहे शहजाद भट्टी चलाएं या आईएसआई के और दूसरे एजेंट चलाएं, वो तमाम पैसा मुहैया कराना, तमाम उनको आर्म्स एंड एम्युनिशन प्रोवाइड कराना, तमाम तरह की जानकारी सोशल मीडिया के थ्रू इस तरह के लोगों को भड़काया जाता है, उनको रिक्रूट किया जाता है और गजवाए हिंद की तैयारी की जाती है। उसमें जो पैसे के लालच में कोई इरेस्पेक्टिव ऑफ हिंदू मुस्लिम ऐसे भी लोग इसके अंदर जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनका पर्पज केवल और केवल पैसा कमाना है, नाम कमाना है और इस तरह की एक्टिविटीज में रहना है। क्योंकि उनकी मोस्ट ऑफ द जो 9 पकड़े गए हैं, इनकी सबकी पिछली क्रिमिनल बैकग्राउंड है और अभी इनके कॉल डिटेल्स खोजे जाएंगे, इनके फाइनेंस के ट्रायल किए जाएंगे, तमाम जो इन्वेस्टिगेशन की अभी शुरुआत है। क्योंकि ये रेडिकलाइज्ड ग्रुप है और इनका तमाम जो इंतजाम थे कि किस तरह से दिल्ली को दहलाया जाए और तमाम बड़ी बड़ी मशहूर जो इमारतें आपने देखा लाल किले पर किस तरह से सोसाइटी ब्लास्ट हुआ, कितने अल्फला यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे डॉक्टर्स जो है जिनकी तनख्वाह लाखों में थी, तो इन लोगों को बहकाया जाता है, फुसलाया जाता है। और ये शुरुआत हुई थी रजौरी J&K से, जहां इस तरह की इंफॉर्मेशन लगातार मिल रही थी कि कुछ रेडिकलाइज्ड ग्रुप तैयार किए जा रहे हैं जो बड़े लार्ज स्केल पर न केवल दिल्ली के अंदर आसपास और बड़े इलाकों के अंदर बड़े मंदिरों को, बड़े जो ऐतिहासिक बिल्डिंग्स है उनको दहलाने की कोशिश थी, जिससे कि पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज जाए। दूसरी तरफ चूंकि हिंदुस्तान इन्हीं पूरे वर्ल्ड के अंदर आज एक वार की स्थिति बनी हुई है, अभी अभी अमेरिका और ईरान की वार और तमाम मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को दोबारा आग में झोंक दिया गया है। ऐसे समय में हिंदुस्तान को भी इनडायरेक्टली उसमें झोंकने की एक तैयारी थी, जो कि वक्त रहते हुए जो पुलिस की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, खासतौर से स्पेशल सेल, उन्होंने तमाम सैकड़ों की तादाद में पुलिस ऑफिसर्स ने एकजुट होकर और सीक्रेटली इस ऑपरेशन को चलाकर इसको वर्कआउट किया है। ये दिल्ली पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जाएगा और आईएसआई के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है कि उनका जो प्लान था उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया। उनके तमाम जो नेक्सस थे, चाहे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में थे, वो तमाम ध्वस्त हो गए हैं। अब वो पुलिस की गिरफ्त में है और चूंकि इसका जो ट्रायल होगा इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज का, उसके लिए स्पेशल कोर्ट है। अब महीनों सालों उनको जेल में रहना पड़ेगा, तो उनको एक बहुत बड़ा झटका स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस ने दिया है और इन्वेस्टिगेशन अभी शुरुआत है। और संभावना है कि और उनके जो जुड़े हुए कनेक्टेड पर्संस हैं, चाहे उनको वो कॉन्स्पिरेसी के अंदर थे या उनको एड प्रोवाइड कर रहे थे, और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। ये केवल एक शुरुआती गिरफ्तारी है कि जिसमें 9 जो पर्संस एक्यूज्ड हैं वो अरेस्ट हुए हैं। अभी और इन्वेस्टिगेशन बकाया है, देखते हैं आगे अभी और खुलासे होंगे, तब हम फिर दोबारा से आप और हम बैठकर इस बारे में बातचीत करेंगे, डिबेट करेंगे। ठीक है सर, आप प्लीज साथ रहिए। वेद सर, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। मेरे साथ मेहताब उस्मानी साहब भी हैं। मेहताब साहब, ये गजवाए हिंद और उसके बाद कुरान का जिक्र कर कर, हदीस का जिक्र कर कर जो यूथ है उसको पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के जो लोग हैं, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के जो लोग हैं और पाकिस्तान सरकार में बैठे जो नुमाइंदे हैं, चाहे लश्कर तैयबा हो, जैश मोहम्मद हो, अब जैसे ये भट्टी गुरगा है, ये पूरा इंडिया भर में पैन इंडिया हायरिंग कर रहा है और ऑनलाइन लड़कों को पकड़ता है, उनको ब्रेन वॉश करता है, उनको रेडिकलाइज करता है। ये सब चीज़ें कैसे कंट्रोल में होंगी? क्या जो मौलाना है देश के, उनको एक खास तरह की मुहिम पर काम करना पड़ेगा ताकि इन बच्चों को जो बरगलाया जा रहा है कुरान के नाम पर, जिहाद के नाम पर, क्या एक बड़ी मुहिम की ज़रूरत है? क्या जो आलिम हैं वो हमारे इस काम में लगें क्या? अब देखिए सर, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, पहली बात तो आप इस चीज को मौलाना उससे मत जोड़ो, और दूसरी बात ये देखिए, हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस को बड़ा सख्त होना पड़ेगा इसके लिए। हाँ। हमारे देश के युवाओं को कोई दूसरा देश का व्यक्ति कैसे बरगला सकता है, कैसे उनको माइंड वॉश कर सकता है? यही काम जो वो कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के, क्यों नहीं हम करें? हम भी तो पाकिस्तान के लोगों को भड़का सकते हैं, ब्रेन वॉश कर सकते हैं उनका, हम भी उनसे इलाज करा सकते हैं उनके देश में। हमारे देश के युवा कैसे इनके चक्कर में आ जाती है और उनके क्यों नहीं हमारे उसमें आ सकते? जब हमारे युवा पीढ़ी उनके चक्कर में आके अपना ब्रेन वॉश करा के अपने ही देश में कुछ गलत करने की साजिश रख सकते हैं, तो उनके देश के लोगों को हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे देश की भी इंटेलिजेंस ऐसी होनी चाहिए कि वहां जाके बरगला सके उन लोगों को, लेकिन हम नहीं कर पा रहे इस चीज को। तो आपका कहना है कि हम भी वहां पे यूथ को, आपका कहना है कि हम भी यूथ को वहां रेडिकलाइज करें, ब्रेन वॉश करें, उनसे भी गलत काम करवाएं हम? जब वो हमारे देश में ऐसी साजिश रख सकते हैं तो हम क्यों पीछे रहें?
क्यों नहीं बताइए सर, हम भी वही काम करेंगे जो वो करेंगे। अब जब देखिए, अगर सामने वाला दुश्मन चालाक है तो उसको चालाकी के साथ ही हमें जवाब देना पड़ेगा, ऐसे नहीं मानेगा वो। और दिल्ली की बात करें सर, दिल्ली में कानून का लोगों के दिमाग से खौफ खत्म हो चुका है। बिल्कुल कानून व्यवस्था चरम पे। अरे एक हफ्ते के अंदर 9 मर्डर हुए हैं, और जिसमें कुछ ऐसी वीडियो बना के डाल रहे हैं मर्डर करने के बाद, छोटे छोटे बच्चे नाबालिग। क्या है, देश की राजधानी में ये हाल है तो क्या होगा? एक हफ्ते के अंदर 9 मर्डर, जिसमें कई लाइव वीडियो डली है मर्डर करते हुए, खुलेआम सीसीटीवी फुटेज है। लेकिन कानून का लोगों के दिमाग में खौफ ही नहीं रहा, डर नहीं रहा। अब ये देखे ना, अपने ही देश में रह के अपने ही देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं वो लोग, तो डर है कहाँ? डर कानून का है कहाँ उनके दिमाग में? सख्त होना पड़ेगा इंटेलिजेंस को, हिंदुस्तान की पुलिस को भी सख्त होना पड़ेगा। ऐसे मामले बढ़ते चले जाएंगे वरना सर। और मेरा तो मानना यह है, जो भाषा में वो हमारे देश में बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी भाषा में हम उनके लोगों को बरगलाएं, तब जवाब होगा उनका। ऐसा तो ये हमारे युवा उनके कहने में आके कुछ भी कर सकते हैं देश में। आप कह रहे हैं, देख लीजिए कितनी शर्मनाक बात है कि हमारे देश में रह के हमारे लोग, चाहे मैं इस धर्म का नाम ही नहीं ले रहा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, लेकिन अपने ही देश में रह के अपने ही देश का रोटी खाने के बाद और अपने ही देश के खिलाफ साजिश रच रहा है। तो ये काम हम क्यों नहीं कर सकते सर? मेरा जवाब ये, आप एसीपी साहब बैठे हैं, इन सर से पूछिए कि सर ये काम हम भी कर सकते हैं, हमारी इंटेलिजेंस भी कर सकती है, लेकिन ये तो नहीं कर सकती है। मेहताब भाई, ये तो गलत चीज है ना, ये गलत बात है। अगर पाकिस्तान कर रहा है तो हम भी वो गलती कैसे करें? वो करें तो साजिश सर, हम करें तो गलत क्यों सर? वो भी ये कहेंगे साजिश है। हमारे लोगों को उन्होंने अंदर घुस के कपड़े उतरवाए, 1 घंटे तक हमारे ही देश में रहे, हमारे लोगों को मारा और इज्जत के साथ चले गए वहां से। कैसे निकल गए वो लोग, कैसे घुस गए देश में? आप ये बताइए ना। जब वो घुस सकते हैं हमारे देश में, तो हम क्यों नहीं घुस सकते उनके देश में? वो हमारे लोगों को हमारे देश में आके मार सकते हैं, हमारे लोगों के कपड़े उतरवा सकते हैं, तो हम उनके देश में जाके क्यों नहीं कर सकते ये काम? बताइए, क्या हम इतने कमजोर हैं? क्या हमारी इंटेलिजेंस इतनी कमजोर है कि हम जाके ये काम नहीं कर सकते? उनकी हिम्मत देखिए आप, कि पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान में घुसते हैं, हमारे लोगों के साथ मारपीट करते हैं, हमारे लोगों के साथ के कपड़े उतरवाते हैं, उसके बाद मारते हैं और चले जाते हैं। ये कहाँ की कहाँ है हमारे देश की सिक्योरिटी एजेंसी है कि कोई भी घुसेगा हमारे देश? क्या हिंदुस्तान इतना कमजोर है कि किसी की हिम्मत हो गई पड़ोसी पड़ोसी के घुस के मार देगा हमारे लोगों को? भाई क्यों मारेगा भाई? आई अंडरस्टैंड, मैं आपके जज्बात समझ रहा हूँ। वेद सर, ये जो मेहताब भाई कह रहे हैं कि अगर वो कर रहे हैं तो हमको भी ये करना चाहिए, इज इट गुड प्रैक्टिस? अमित सिंह जी, मेहताब जी को शायद धुरंधर पिक्चर देखनी चाहिए, तो शायद उनको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये डिप्लोमेसी, किस तरह से सारी एक्टिविटीज चलती हैं। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश किसने अलग किया? पुलिस ने और आर्मी ने अपनी, हमारी सरकार के इच्छा शक्ति की वजह से आज बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग अलग हैं, तड़प रहे हैं और बर्बादी के कगार पर बैठे हुए हैं। ये एक डिप्लोमेसी का एक तरीका होता है। और उसको डायरेक्टली आप बोलें कि बलूचिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर बॉर्डर पर क्या चल रहा है, तो एक डिप्लोमेसी का हिस्सा है। परंतु ये छोटी छोटी हरकतें जो कर रहे हैं ना, ये टटपुंजे हैं, ये टटपुंजे हैं मेहताब जी, टटपुंजे लोग हैं ये। हम एक्शन लेते हैं बहुत मजबूत वाला। ऑपरेशन सिंदूर देखा ना, जिस पर लोग सवाल पैदा कर रहे हैं, सबूत दीजिए। जो डिप्लोमेसी इंदिरा जी ने अपनाई थी, वो आपको भी कांग्रेस पार्टी, आपको भी कांग्रेस आम आदमी केजरीवाल की तरह आपको भी सबूत चाहिए क्या? देखिए, मैं किसी का पक्ष नहीं कर रहा, मैं सबूत चाहिए, सबूत भी दे दिए जाएंगे, सबूत है। बांग्लादेश बना दिया, आप जब ये मुलजिम पेश किए जाएंगे, और आज तो और भी आप मुलजिम जब उस वक्त पेश होंगे, आप आइए अदालत के अंदर, उनके खिलाफ मुलजिम देखिए। पावर में टॉप पे आता है हिंदुस्तान भी, तो हम वो फॉर्मूला क्यों नहीं अपनाते जो इंदिरा जी ने अपनाया? अभी बंगाल में देखा ना आपने, एक ही बात में जवाब मिल जाएगा उनको कि हिंदुस्तान की तरफ आंख नहीं उठाना। उनको जवाब तो दो सर। ये मतलब ये कि हम जवाब नहीं दे पा रहे, जवाब लगातार दिया जा रहा है और आगे भी दिया जाएगा। परंतु दुर्भाग्य से ये आप जैसे सवाल पैदा कर रहे हैं, अदालतों पर, सरकारों पर सवाल पैदा करते हैं। यदि एक टेररिस्ट को हिंदुस्तान में मार दिया जाएगा, तो आप जैसे लोग रोएंगे उनके लिए, बड़े बड़े आर्मी का काम, न्यायालय का काम थोड़ी है। न्यायालय थोड़ी सर्च करेगा बैठ के कौन आतंकी घुस रहा है, कौन जा रहा है। न्यायालय का काम है आतंकी को पकड़ोगे और सजा देने का।
मोहनचंद शर्मा का जब एनकाउंटर हुआ, सोनिया गांधी जामिया में जाकर रोई थी। मजबूरी है देश की ये भी है ना, इस तरह की गद्दार पार्टी बैठी हुई है हिंदुस्तान के अंदर, जो उग्रवादियों के लिए रोते हैं। यहाँ पर जो टेररिस्ट पकड़े जाते हैं उनके लिए बड़े बड़े बैटरी ऑफ लॉयर्स खड़े हो जाते हैं। उस्मानी जी इतना कमजोर नहीं है कि, और ना ही दिल्ली में ऐसा जैसा आप दिखा रहे हैं। इंदिरा जी के टाइम में और अब के टाइम में ताकत में हिंदुस्तान बहुत ज्यादा है, ऊपर है, तो हम वो काम आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल ऊपर है, उसका जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर। अब आप सबूत मांगेंगे ऑपरेशन सिंदूर को, देख लीजिए आप क्या हुआ था वहां पर, और इनका भी जवाब दिए, पकड़े ऐसे नहीं गए। रोज कीजिए ना, जब ही समझ आए। रोज नहीं होता, आप तो जैसे बच्चों से बात कर रहे थे, बच्चों के मोहल्लों की लड़ाई होती है, उस तरह की लड़ाई नहीं है ये। मेहताब साहब मुझे एक बात बताइए, वेद सर एक सवाल मेहताब साहब से मैं पूछ रहा हूँ। मेहताब साहब मुझे एक सवाल बताइए, मेहताब साहब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। अभी आतंकवादी मारा जाता है तो बहुत सारे लोग सड़कों पर निकलकर विधवा विलाप करने लगते हैं, ह्यूमन राइट कमीशन आके रोने लगते हैं। लोग कहते हैं कि मुस्लिम बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, मुस्लिम कौम को निशाना बनाया जा रहा है। आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि टिट फॉर टैट होना चाहिए, मैं आपसे अग्री करता हूं, लेकिन अभी आतंकवादियों का इनकाउंटर वैली में हो जाता है। बुरहान वानी मारा गया तो पूरे कश्मीर में लोग सेना के खिलाफ जुलूस निकालने लगे। अभी एक एटीएस एक इनकाउंटर कर दे यूपी बिहार में, दिल्ली में, तो पूरा जो मुस्लिम कौम है वो नाराज हो जाता है, वो गुस्सा उतारने लगता है, कहते हैं कि इस बच्चे को गलत तरीके से मार दिया, ये बच्चा तो मुफ्तला था ही नहीं आतंकवादी गतिविधि में, ये टेररिस्ट था ही नहीं। तो ये भी तो एक पाबंदी है, ये भी तो मतलब एक फाउंडेशन है, आपको बहुत फूंक कर कदम रखना है ना। पाबंदी नहीं है। अगर हमारे देश का व्यक्ति कोई ऐसी एक्टिविटीज में पकड़ा जाता है तो पहले उसके माइंड को सर्च कीजिए कि इसने ये काम किया क्यों, आखिर इसका पर्पस क्या था, किसने बरगलाया, पूरी इंफॉर्मेशन तो निकालिए। उससे इंफॉर्मेशन निकालने से पहले एनकाउंटर हो जाता है तो लोग बरगलाएंगे। पहले ये तो पता कीजिए आखिर उसने किस पर्पस के लिए काम किया, आखिर चाहता क्या था वो, किसने उसको इस ये करने के लिए मजबूर किया, क्या मजबूरी थी उसकी, वो सारी छानबीन करें, उसके बाद जो करना है करें। लेकिन उससे पहले ये छानबीन होने से पहले इनकाउंटर हो जाता है, लोगों को शक होता है फिर कि यार इन्होंने बेगुनाह को तो नहीं मार डाला। तो ये सारी चीजें पहले पता करें कि ये पीढ़ी आखिर बहकावे में क्यों आ रही है, लोगों जाके पाकिस्तान जाके पता करके आएंगे। ये हिंदुस्तान के लोग विदेशियों के बहकावे में आ जाते हैं, आखिर कारण क्या है इसका, ये भी तो पता चलना चाहिए सर। इनकाउंटर तो एक ऑप्शन है। ठीक है, इनके सूद साहब भी मेरे साथ है, ठीक है मेहताब भाई, वेद सर मैं आ रहा हूँ, वेद सर मैं आ रहा हूँ, मेहताब भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ, मेहताब भाई आ रहा हूँ। इनके सूद साहब भी मेरे साथ जुड़े हैं, फॉर्मर रॉ ऑफिसर हैं। सर जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, हम आपका इंतजार कर रहे थे। सर 9 आतंकवादियों को अरेस्ट किया गया है और मेहताब साहब मेरे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं, इसके अलावा मेरे साथ वेद भूषण शर्मा जी हैं, फॉर्मर एसीपी हैं, दिल्ली पुलिस के आपके मित्र भी हैं। सर बड़ा मसला ये है कि आतंकवादियों का जो ये टेरर मॉड्यूल बस्ट हुआ है सर, वो बहुत खतरनाक तरीके से बड़े काम को अंजाम देने वाले थे और एटीएस बधाई का पात्र है। लेकिन मेहताब साहब कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान हमारे युवाओं को बरगला रहा है तो हम लोगों को भी पाकिस्तानी युवाओं को बरगला कर वहां पर आतंकवादी घटनाएं करानी चाहिए, वहां पर धमाके कराने चाहिए, वहां पर भी हमें टेररिज्म फैलाना चाहिए। ये सही है क्या? आप तो बहुत सारे ऑपरेशन में शामिल रहे हैं सर, खुफिया ऑपरेशन। देखिए मेहताब जी की मैं थोड़ी बात सुन रहा था, बेतुकी बात करते हैं। स्कॉलर कहाँ के ये स्कॉलर होते हैं, ऐसी बातें करते हैं। हम बदला लेते हैं, बड़ा अच्छा बदला ले लिया। जैसे हमारे एसीपी साहब ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर देख लो क्या हुआ वहां पे, कैसे पाकिस्तान को बर्बाद किया हमने। 9 एयर बेसेस डिस्ट्रॉय कर दिए, 9 उनके टेरर कैंप डिस्ट्रॉय कर दिए, मिलिट्री बेसेस डिस्ट्रॉय कर दी। अब ये कहते हैं कि जो आतंकवादी पकड़ा जाए पहले उससे पूछो, उसके दिमाग को टटोलो, उसके बाद करो। भाई हम अपना काम करते हैं, एजेंसी को पता चलता है कि टेररिस्ट है तो उसका एनकाउंटर भी कर दिया जाता है अगर वो पुलिस के ऊपर हमला करता है। देखिए देश इस हिसाब से नहीं चलता जैसे मेहताब भाई कहते हैं। मेहताब भाई ने चलना है तो जाइए आप पाकिस्तान, समझाइए उन लोगों को कि कैसे देश चलाना है। हम अपना देश चला रहे हैं, बड़े अच्छे से चला रहे हैं, हमारी एजेंसी प्रॉपर काम कर रही है। और आज जो काम किया है हमारी इंटेलिजेंस पुलिस ने, जिस तरीके से 9 आतंकवादियों को पकड़ा है, बहुत सौ को पकड़ा है और बहुत सौ को पकड़ा जाएगा। हमारा सिस्टम चलता है कॉन्स्टिट्यूशन से, हम किसी को फांसी दे नहीं सकते जब तक हम उसको प्रूव ना कर ले, सुप्रीम कोर्ट की परमिशन न दे। लेकिन जब एनकाउंटर होता है तो होता है। पाकिस्तान के अंदर में बहुत कुछ हो रहा है। अब ये लोग ऐसा बात कर रहे हैं जैसे हमारा सिस्टम फेल हो गया। हमारा सिस्टम बहुत अच्छे से चल रहा है। जैसे हमने वेस्ट बंगाल के अंदर वहां पे टेररिस्ट चल रहा था, उस पर भी कब्जा कर लिया। हम अपने देश को मजबूती से स्ट्रांग कर रहे हैं और पूरे हमारी गवर्नमेंट बड़े अच्छे से काम कर रही है। हमारी एजेंसी जिस तरीके से काम कर रही है, आप देखिए आज जिस तरीके से रॉ और आईबी ने अचीव किया है, सारा का सारा सिस्टम पाकिस्तान की आईसी को टोटल फेल कर दिया है। और पाकिस्तान से तो आतंकी आते ही रहेंगे, मारते भी रहेंगे, उनके एनकाउंटर भी होंगे, उनको फांसी भी दी जाएगी अगर सुप्रीम कोर्ट परमिशन देगा। लेकिन एनकाउंटर जरूरी है, वो हो जाता है जब वहां पे पुलिस पे अटैक करते हैं।
अब ये उल्टी सीधी बातें करके सिर्फ यहाँ पे ऐसा फैलाना चाहते हैं कि देश जैसे इस टाइम पे सिस्टम फेल हो रहा है। सिस्टम हमारा अच्छे से चल रहा है, डेमोक्रेसी चल रही है, देश स्ट्रांग हो रहा है। देश इसलिए स्ट्रांग हो रहा है कि हमारी गवर्नमेंट मजबूत है। पाकिस्तान क्यों फेल हो रहा है? क्योंकि टेररिज्म पे चल रहा है। देखिए, देश टेररिज्म पे नहीं चलते, देश चलते हैं अपनी इकोनॉमी पे। हमारी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, हमारे सिस्टम बूस्ट कर रहा है, हमारी डिफेंस फोर्सेस के लिए बड़ा काम किया जा रहा है, और हमारा जो कंट्री है वो एक प्रॉपर तरीके से चल रहा है जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री चलनी चाहिए। और इस पे कोई क्वेश्चन उठाना, नाजायज क्वेश्चन उठाना कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। आपसे मेरा एक सवाल है, आप जवाब देंगे सर? आप ये बताइए, आप इतनी जो मेरी बातों को आप सारे गलत ठहराना, आप ये बताइए पुलवामा में कैसे अटैक हो गया? कहां से आ गई आरडीएक्स गाड़ी? आपको पता नहीं? आज आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? सवाल खड़े होंगे सर इस बात पे। कैसे इतनी बड़ी आरडीएक्स से भरी हुई गाड़ी देश के अंदर घुस जाती है, तो आपकी इंटेलिजेंस कहां थी? आप हमारे ही देश में कुछ आतंकवादी घुसते हैं और हमारे लोगों को मारते मुझे लगता है आप देश को प्यार करते हैं। आप कहाँ थी? आप सर सवाल के बाद सवाल मत करो, जवाब दो सर। हम तो आपसे पूछेंगे, हम तो आपके ऊपर डिपेंड है ना। आप जवाब दीजिए। हम तो देश का नागरिक, तो आपके ऊपर डिपेंड है ना। फिर हम सुरक्षित किधर से हैं? आप लोग खुद किधर से सुरक्षित है? सुरक्षित किधर किधर भोगते से रहते हैं आकर के? हम सवाल तो आपसे बात है ना। पुलवामा कैसे हुआ, कैसे हुआ, साला हमारी ये कैसे आदमी को उठाते हैं चैनल के आपकी ऊपर? है सुरक्षा की गारंटी सर। ऐसा कोई भी दूसरे देश में अटैक करके निकल जाएगा। हाँ, तो फिर हम बाद में पूछिए ना, कोई सा भी कैसे ऑपरेशन करके करते वो मारा जा रहे। रहा है आखिर देश में आतंकवादी घुस कैसे जाते हैं? बदतमीजी करने क्या आता है, बकवास करने आपसे क्या आता सवाल है, है झूठ सर। बोलने क्या आता है, आप झूठा हमारी जेल सिक्योरिटी बात करते एजेंसी रहते है, हैं, बकवास करने आपसे क्या सवाल आता है? करेंगे क्वेश्चन हम। पूछते और हैं, आपकी चुपचाप जिम्मेदारी है चुप हमारी होते हैं। सुरक्षा करना। आपकी अरे जिम्मेदारी है सुरक्षा हमारी करना, सुरक्षा तेरी जिम्मेवारी करना। क्या आखिर ये घुस कैसे जाते हैं? सवाल ये नहीं है, जो यहाँ पे सवाल ये है कि ये घुसते कैसे हैं? अपने मुसलमानों को पकड़ जो आतंकवादी आते हैं। सर ये हिंदू को मुसलमान का खेल छोड़ दो। आप तो मुझे लगता है पुलिस ऑफिसर वाली बात ही नहीं कर रहे। आप तो हिंदू मुसलमान पे उतर रहे हैं, राजनीति बात। बकवास करने मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आप तो नेता वाली बात कर रहे हैं, आप ऑफिसर वाली बात करो ना। भीख मांगने आप वाली नेता आदत है मत बनो इनको। सर, आप ऑफिसर वाली बात करो। आप क्या कर रहे हो? मुझे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। क्या करते हैं हम बताते हैं क्या करते हैं? आप सर हम बताते हैं पॉलिटिक्स वाली कि बात पुलवामा ना क्या करें। हुआ था। आप मुझे ये पुलवामा बताएं के कि लोग आ कैसे जाते हैं देश में? महबूबा मुफ्ती इन्वॉल्व थे पुलवामा के यार अंदर। इतने बांग्लादेशी देश में घुस जाते हैं, इतने घुसपैठिए देश में आ जाते हैं, इतने आतंकवादी देश में आ जाते हैं। 300 टेररिस्टों को मारा, ये उड़ के आते हैं क्या आसमान से? उसकी बात आते कहाँ से सर? करना आप तो धर्म की बात लेके बैठ गए। आप ठीक तो है। धर्म की बात लेके बैठ गए। आप नेता बनने की फिराक में लगे। मेहताब भाई, आप तो सिर्फ जवाब दो ना सर, हम तो आपके ऊपर बहुत बहुत शुक्रिया दादा, वक्त मेरे पास नहीं बचा। देगा सूद सर, आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा आप लेट इन हुए। बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए, ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं बचा है। वेद सर आपका बहुत शुक्रिया, सूद सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मेहताब उस्मानी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद लेकर आ रहे ईरान में क्या चल रहा है। अमेरिका ने कहा